सुबह 10 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुल सकी। मैं चंद लम्हे करवटें बदलता रहा, फिर बाहर से बातों की आवाज सुनकर उठ गया। खिड़की का पर्दा जरा सा सरका कर देखा तो नरगिस और शबाना जामन के दरख्त के नीचे कुर्सियों पर बैठी बातें कर रही थी। शबाना की शीरखार बच्ची नरगिस की गोद में थी और शबाना उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बाथरूम में चला गया। चंद मिनट के बाद फारिग होकर बाहर आया। शबाना मुझे देखकर कुर्सी से उठ गई। उसने कहा, चाय बनाकर लाऊं साहब जी? मैंने कहा, हाँ ले आओ। शबाना बरामदे की तरफ चली गई। नरगिस झुककर गोद में सोई हुई बच्ची को प्यार करने लगी। जब वो सीधी हुई तो उसकी आंखों और चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी। मैंने अक्सर नरगिस को इस बच्ची को गोद में लिए हुए देखा था और अब बात मेरी समझ में आ गई थी। रमजान से नरगिस की शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम रही थी। औलाद हर औरत की ख्वाहिश होती है और जब ये ख्वाहिश पूरी न हो तो उसकी जिंदगी कर्ब में बदल जाती है। नरगिस भी इसी कर्ब को सीने में दबाए हुए थी। हो सकता है गांव में भी उसे छोटे बच्चों से लगाव रहा हो और अब इस मासूम और प्यारी सी बच्ची को देखकर उसकी ममता में फिर से उबाल आ गया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद शबाना चाय बनाकर ले आई। उसने दोनों कप मेज पर रख दिए और नरगिस की तरफ चली गई। उसने कहा, लाइए बच्ची को मुझे दे दीजिए। नरगिस ने बच्ची को उसकी गोद में देते हुए कहा, इसे अंदर बेड पर लिटा दो और दोपहर के खाने का कुछ बंदोबस्त करूं। मैंने अपना कप उठाते हुए कहा, नाश्ते का प्रोग्राम नहीं है क्या जो दोपहर के खाने की फिक्र हो रही है? नरगिस बोली, अभी तो तुम 1 घंटा चाय पीने में लगाओगे, उसके बाद बाथरूम में जाओगे। इस तरह तुम 12 बजे के करीब ही तैयार होगे, उस वक्त तुम्हें नाश्ता मिल जाएगा। मैंने कहा, और तुम? वो बोली, मैं भी उस वक्त तक सब्र कर लूंगी। वो भी कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। मैं जवाब देने के बजाय खामोशी से चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद मैं अंदर आ गया और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर जीरे का नंबर मिलाने लगा। कॉल तीसरी घंटी पर रिसीव की गई। आवाज जीरे की ही थी। मैंने किसी तमहीद के बगैर कहा, रात का मामला क्या रहा जीरे? जीरे की आवाज आई, ओ नाजी तुम? थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैं चौंक गया। कहा, गड़बड़ कैसी? जीरे ने कहा, मैंने बूटे को पुलिस के हवाले कर दिया था। वो हमारे वहां से आने के बाद हालात बताने लगा। बोला, पुलिस ने बूटे की इतनी छितरोल की कि बहुत अरसे तक अपना नाम भी याद नहीं आ सकेगा। मैं तो शाहजी बूटे और उनके दूसरे आदमियों के खिलाफ FIR कटवाना चाहता था, लेकिन एक फोन कॉल आड़े आ गई। मैंने पूछा, फोन कॉल कैसी? जीरे ने कहा, शाहजी के हाथ बहुत लंबे हैं। यहाँ से फरार होने के बाद वो एक MPA की कोठी पर पहुंच गया था। अगर MPA उस वक्त कोठी पर मौजूद होता तो बूटा पुलिस की मार से बच जाता। उसका हुलिया बिगाड़ने के बाद जब SHO रिपोर्ट लिखने की तैयारी कर रहा था तो MPA का फोन आ गया। SHO ने उसे दूसरे कमरे में भेज दिया और खुद तकरीबन आधा घंटा फोन पर बात करता रहा। फिर मुझे बुला लिया और मुझे ये समझाने की कोशिश करने लगा कि मेरे होटल में जो कुछ भी हुआ वो किसी गलत फहमी का नतीजा था। थोड़ी देर के बाद शाहजी MPA के 2 आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और उसने पुलिस को एक नई कहानी सुना दी और मुझे यकीन है कि ये कहानी उस MPA ने उसके दिमाग में डाली थी। मैंने पूछा, वो कहानी क्या थी? जीरा बोला, शाहजी के कहने के मुताबिक वो अपने दोस्त मोहम्मद बूटा के साथ मेरे रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए आया था। वहां उसने एक मफरूर और इश्तिहारी मुजरिम नाजी को देख लिया। उसके साथ नरगिस नामी वही औरत थी जिसे वो कसूर से अगवा करके लाया था। शाहजी के कहने के मुताबिक नाजी कई साल पहले इस शहर में नजर आया था। उसने बूटे की मदद से नाजी को पकड़ना चाहा ताकि उसे पुलिस के हवाले किया जा सके, लेकिन वहां नाजी के कुछ और साथी भी मौजूद थे जिन्होंने शाहजी और बूटे पर हमला कर दिया और होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। शाहजी का कहना है कि उसका जीरे यानी मुझसे कोई झगड़ा नहीं है। ये हंगामा तो नाजी की तरफ से शुरू हुआ था, ताहम वो होटल में होने वाला मेरा नुकसान पूरा करने को तैयार है। राजीनामे के लिए उसने 2 लाख की पेशकश की है। मैंने पूछा, और तुमने क्या फैसला किया? जीरे ने कहा, मैं FIR दर्ज करवाने पर बज़िद हूँ। मेरे भी कुछ ताल्लुकात हैं नाजी। एक MPA से मेरी भी याद अल्लाह है, वो हमारे ही इलाके में रहता है। मैंने थोड़ी देर पहले उससे बात की थी। उसने वादा किया है कि वो शाहजी के सिफारिशी MPA से बात करेगा। दोनों का ताल्लुक एक ही पार्टी से है और वो आज शाम मेरे साथ थाने भी जाएंगे ताकि SHO को शाहजी के खिलाफ FIR दर्ज करने पर मजबूर कर सके। मैंने कहा, इस तरह बात बहुत लंबी हो जाएगी जीरे। मेरा मशवरा है कि थोड़ी सी हीलो हुज्जत के बाद राजीनामे वाली बात मान लो और 2 लाख रुपए वसूल कर लो। चंद रोज में हम किसी और तरीके से शाहजी का बंदोबस्त कर लेंगे। जीरे ने कहा, तुम्हारे जहन में कोई खास बात है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन अभी कुछ वाजे नहीं है। तुम आज रात 11 बजे साईं के होटल पर मिलो। अपना पुराना अड्डा याद है ना? जीरे ने कहा, बिल्कुल याद है, भला उसे कैसे भूल सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं 11 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कोई और तुम्हारा ताकुब करता हुआ वहां ना पहुंच जाए। जीरे ने कहा, तुम फिक्र मत करो नाजी, मैं ठीक 11 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने फोन बंद कर दिया।
रिसीवर रखते हुए मेरी नजर किचन की तरफ उठ गई। हॉल कमरे के एक हिस्से में डाइनिंग टेबल बिछी हुई थी। उस तरफ किचन की एक कुशादा खिड़की थी जिसके सामने एक चौड़ा मार्बल का स्लैब लगा हुआ था। खाना उस खिड़की ही से डाइनिंग टेबल तक पहुंचा दिया जाता था। जिस जगह मैं बैठा हुआ था वहां से खिड़की के रास्ते पूरा किचन नजर आ रहा था। फोन का रिसीवर रखते ही मेरी नजर उस तरफ उठी तो शबाना बिल्कुल सामने किचन में खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर गड़बड़ा गई और दूसरी तरफ मुड़कर अपने काम में मसरूफ हो गई। मैं अपने कमरे में आया तो शबाना की बेटी हमारे ही बेड पर सो रही थी। उसके नीचे रबर क्लॉथ भी बिछा हुआ था। मैं उस मासूम सी बच्ची की तरफ देखता हुआ बाथरूम में चला गया। उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं और नरगिस नाश्ता कर रहे थे। शबाना ने जब से हमारे पास काम शुरू किया था खाना वगैरह हमारे साथ ही खाती थी, लेकिन उस वक्त उसकी बच्ची उठ गई थी और वो उसे संभाले हुए थी। नाश्ते के बाद हम बाहर आकर जामन के दरख्त के नीचे बैठ गए। नरगिस ने कहा, जीरे ब्लेड से क्या बात हुई? मैं उसे जीरे से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। आखिर में कह रहा था, आज शाम थाने में उनका राजीनामा हो जाएगा। नरगिस ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो, जीरा तुम्हें ब्लफ तो नहीं कर रहा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जीरा उन लोगों में से है जिन पर मैं आंखें बंद करके एतमाद कर सकता हूँ। मुझे याद है जब मैं यहाँ था लाखों रुपए का लेन देन उसी के जरिए होता था। सारा हिसाब किताब वही करता था। बड़ी बड़ी रकमें उसकी तहवील में रहती थीं। उसने कभी एक पैसे की हेरा फेरी भी नहीं की। अगर उसके दिल में खोट होता तो ये सारा हंगामा ना होता, बल्कि सूरत हाल कुछ और ही होती। वो तो अब भी शाजी और बूटे वगैरह के खिलाफ FIR दर्ज करवाने पर मुसर है, लेकिन उसे ये मशवरा मैंने ही दिया है कि अगर वो लोग राजीनामे की बात कर रहे हैं तो राजीनामा कर लिया जाए। अगर FIR कटती है तो दूसरी पार्टी भी खामोश नहीं बैठेगी। मैं बहुत अरसे से पुलिस को कई संगीन वारदातों में मतलूब हूँ। बात बढ़ेगी तो जीरा भी जद में आएगा। पुलिस उससे मेरे बारे में भी पूछेगी, उसे हिरासत में भी लिया जाएगा। इस तरह उल्टी आंतें गले पड़ जाएंगी। मामला टल रहा है तो अच्छा है। बात नरगिस की समझ में आ गई। उसने इस मौजू को मजीद नहीं छेड़ा, ताहम बात करने के लिए और भी बहुत से मौजूआत थे। उसने दूसरी बात शुरू कर दी। बोली, तुमने चौधरी अमीन से रजिया वाली कोठी के बारे में बात की? मैंने कहा, अभी नहीं। मैं चाहता हूं कि उससे बात इस तरह की जाए कि वो इनकार न कर सके। उसका भी एक तरीका मेरे जहन में है। नरगिस बोली, वो क्या? मैंने कहा, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर मैं उसे समझाने लगा। नरगिस बोली, तुम्हारा मतलब है मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा? मैंने कहा, ये गाँव नहीं शहर की जिंदगी है। रजिया को देख लो, उसने दौलत के हुसूल के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम भी अपने शौहर को छोड़कर आई हो। तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तुम भी उसी कश्ती में सवार हो चुकी हो जिसमें रजिया ने सफर शुरू किया था। तुमने कभी मिस नादरा का नाम सुना है? उसने नफी में सर हिलाया। बोली, नहीं। मैंने कहा, मिस नादरा लाहौर की एक बहुत मारूफ हस्ती है। उसकी उम्र अगरचे 40 के लगभग है, लेकिन दर्जनों के बखिए उधेड़ चुकी है। आज भी वो मिस ही कहलाती है। उसका ताल्लुक मिस्री शाह के एक गरीब से घराने से था। उसका बाप माशकी था, लोगों के घरों पर पानी भरता था और माँ भी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। नादरा उनकी वाहिद औलाद थी। उनके घर पर गुर्बत के साए बहुत गहरे थे। एक रोज नादरा की माँ बीमार हो गई। हाकिम अली कंबोह की बेगम बीमार थी। उनके यहाँ काम के लिए जाना जरूरी था। उसने नादरा को भेज दिया। नादरा पहली मर्तबा किसी के घर काम करने गई। हाकिम अली ने नादरा को देखा तो हैरान रह गया। हाकिम अली इलाके का काउंसलर था। उसने नादरा को देखा तो अपने आप पर काबू न पा सका। उसने नादरा को धमकी दी कि अगर उसने किसी के सामने जबान खोली तो उसे मार दिया जाएगा, और ये कि आइंदा उसके घर में काम करने वही आया करेगी, और अगर उसने इनकार किया तो वो उसे गुंडों से उठवा लेगा। नादरा बाकायदगी से हाकिम कंबोह के घर जाने लगी। हाकिम उस पर मेहरबान था। नादरा के घर के हालात भी बदलने लगे। उसके बाप ने माशकी गिरी छोड़ दी। माँ ने भी घरों में काम करना छोड़ दिया। वो टूटी हुई खोली से एक ढंग के मकान में मुंतकिल हो गए। हाकिम के घर में तकरीब थी। इलाके का MPA भी आया हुआ था। नादरा को देखकर उसकी राल भी टपक गई। नादरा के दिन बदलते गए। वो मिस्री शाह से समनाबाद की एक कोठी में मुंतकिल हो गई। MPA कोठी का मेहमान बनता रहा। फिर उसके साथ कुछ और लोग भी आने लगे। नादरा ने 8 जमातें पढ़ रखी थीं, लेकिन ऊंची सोसाइटी में आकर उसे न सिर्फ जीने का सलीका आ गया, बल्कि वो उर्दू और अंग्रेजी भी फर बोलने लगी। ये समनाबाद वाली कोठी MPA ने उसके नाम कर दी। नादरा ने कुछ और बड़े लोगों से भी ताल्लुकात बढ़ा लिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक आला अफसर की वजह से उसे गुलबर्ग में 4 कनाल का एक प्लॉट भी बराए नाम कीमत पर मिल गया, और एक और मेहरबान ने अपने खर्च पर उस प्लॉट पर कोठी भी तामीर करवा दी। नादरा अब बहुत ऊंची हवा में उड़ रही थी। हाकिम और उसके MPA को भी उससे मुलाकात के लिए पहले से वक्त लेना पड़ता। बड़े बड़े सियासतदान और आला सरकारी अफसरान अब उसके इशारों पर नाचते थे।
हर दूसरे तीसरे रोज किसी न किसी वजीर की गाड़ी उसके दरवाजे पर नजर आती। इन्हीं सियासतदानों और वजीरों के तवस्सुत से नादरा ने इस्लामाबाद तक अपने ताल्लुकात बढ़ा लिए। नादरा ने एक पुरकशिश नाम से एनजीओ बना ली। उस एनजीओ के नाम पर उसे हुकूमत से भी गरां कदर ग्रांट मिलने लगी और उसकी आड़ में उसने दूसरे भी कई धंधे शुरू कर दिए, जिनमें एक अखबार का इजरा भी शामिल था। उस हफ्त रोजा अखबार का एडिटर उसने एक ऐसे शख्स को रखा जो ब्लैकमेलिंग, घटिया फिल्मों के कारोबार और फहश किताबों की इशात और फरोख्त के हवाले से खासा बदनाम था। उस अखबार को भी ब्लैकमेलिंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। नादरा अब चौधरानी बन गई थी। उसने मौजूजीन की खिदमत के लिए लड़कियां रख ली थी। नादरा आज भी मिस कहलाती है और राज कर रही है। वो एक माशकी की बेटी थी। जिंदगी बड़ी उसरत में गुजर रही थी, लेकिन हाकिम के हत्थे चढ़ने के बाद उसके दिन बदल गए। उसने इज्जत का चोला उतार कर फेंक दिया। तुम भी दौलत हासिल करना चाहती हो और शौहर को छोड़कर तुम इसकी शुरुआत भी कर चुकी हो। नरगिस बोली, ठीक है, मैंने ये सब कुछ दौलत के लिए किया था। तुम्हारे पास वो गहने देख कर तो मेरी मत ही मारी गई थी। तुमने ठीक ही कहा था कि मैं उस कश्ती पर सवार हो चुकी हूँ जिस पर रजिया ने सफर शुरू किया था। तुम बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, रजिया वाली जायदाद फरोख्त करने के लिए जरूरी है कि चौधरी अमीन को एतमाद में लिया जाए। वो एक शरीफ आदमी है। मैं ये नहीं कहता कि उसने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया होगा। प्रॉपर्टी का बिजनेस है ही ऐसा, इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच करनी ही पड़ती है। चौधरी अमीन भी ऐसा करता होगा, लेकिन ये बड़ा काम है। हो सकता है वो इसमें हाथ डालने से इनकार कर दे, लेकिन तुम्हें उसके गिर्द जाल बुनना होगा कि वो इनकार न कर सके। नरगिस बोली, हाँ मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा, मैं आज रात जीरे से मिलने जाऊंगा। तुम कोशिश करो कि चौधरी अमीन को इस बात पर राजी करो। नरगिस ने कहा, ठीक है। मैंने कहा, अगर बात बाहर निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि शबाना यहाँ ना हो। नरगिस बोली, शबाना को मैं 8 बजे रुखसत कर दूंगी। उसके थोड़ी देर के बाद मैं उठकर हॉल कमरे में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर चौधरी अमीन का नंबर मिलाया। कॉल उसी ने रिसीव की। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैं असल मौजू पर आ गया। मैंने पूछा, आजकल मॉडल टाउन में प्रॉपर्टी का क्या हिसाब किताब चल रहा है? चौधरी अमीन ने कहा, मॉडल टाउन वो इलाका है जहां प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर ही जाती हैं, नीचे आने का सवाल ही नहीं। वैसे क्या कुछ खरीदने का इरादा है? मैंने कहा, खरीदना नहीं, मैं बेचना चाहता हूँ। दरअसल मेरी एक बहुत बड़ी कोठी है जो किराए पर चढ़ी हुई है। सोच रहा हूँ कि अगर अच्छे दाम लगे तो उसे बेच दिया जाए। उसने कहा, कोठी कहाँ पर है? मेरा मतलब है कौन से ब्लॉक में? मैंने उसे वो ब्लॉक बता दिया जहाँ रजिया की कोठी थी। फिर कहा, बेहतर है आज शाम तुम मेरे यहाँ आ जाओ, बल्कि रात का खाना हमारे साथ खाओ, तफसील से गुफ्तगू होगी। चौधरी अमीन ने कहा, यह बेहतर रहेगा। मैंने उसे बता दिया कि वो 10:15 के करीब आए और फिर चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। नरगिस भी इस दौरान अंदर आ चुकी थी। वो सोफे पर बैठी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। दोपहर के खाने के बाद शबाना अपनी बच्ची को लेकर चली गई। नरगिस बाहर का गेट बंद करके आ गई और कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मैं हॉल कमरे में ही सोफे पर लेटा रहा। शाम की चाय के बाद मैंने एक बार फिर रजिया की जायदाद वाले कागजात निकाल लिए और गहरी नजरों से उनका मुताला करने लगा। यूं तो इस जायदाद में 3-4 दुकानें भी शामिल थीं, लेकिन मेरी नजरें उन 2 कोठियों पर थीं जिनमें से एक में रजिया की रिहाइश थी और दूसरी किराए पर दे रखी थी। दूसरी कोठी भी एक मर्तबा रजिया ने मुझे बाहर से दिखाई थी। मैंने उन दोनों कोठियों का तिया पांचा करने का फैसला कर लिया था। मैं रात 9:30 बजे घर से निकल गया। नरगिस को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना चाहिए। मुझे जीरा प्लेट से रात 11 बजे साईं के होटल में मिलना था और ये होटल ज्यादा दूर भी नहीं था। मैं टहलता हुआ लोहारी गेट की तरफ निकल गया। आवारागर्दी में कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं भाटी गेट की तरफ चल पड़ा। बड़ी रौनक थी। यहाँ मैं टहलता हुआ चलता रहा और चौक पार करके पायलट होटल के सामने से गुजरकर सड़क पर बाईं तरफ मुड़ गया। उसी तरफ एक बिल्डिंग में साईं का होटल था। ये दरअसल बहुत पुराना 3 मंजिला मकान था। पाकिस्तान बनने से पहले ये मकान किसी हिंदू की मिल्कियत था। मरकजी दरवाजे के ऊपर अब भी हिंदी जबान में सीमेंट से उभरा हुआ नाम लिखा था। पाकिस्तान बनने के बाद ये मकान किसी ने क्लेम में हासिल करके फरोख्त कर दिया और पता नहीं किस तरह साईं के कब्जे में आ गया। अब वही इसका मालिक था। उसने मकान में बहुत सी तब्दीलियां करके इसे होटल बना लिया। ऊपर रिहायशी कमरे थे और ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था। साईं के असल नाम से शायद कोई भी वाकिफ नहीं था। सब लोग उसे साईं ही कहते थे। उसकी उम्र 50 के लगभग थी, लेकिन वो किसी पहलवान की तरह हट्टा कट्टा था। सरगंजा और मूछें ऐसी कि देखकर ही खौफ आता। मैं साईं को ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसके बारे में मालूम था कि कई साल पहले वो सामने सड़क के दूसरी तरफ तांगों के अड्डे का ठेकेदार था। उसके अपने भी कई तांगे थे जो किराए पर दिया करता था और पता नहीं किस तरह वो इस बिल्डिंग का मालिक बन गया और यहाँ उसने होटल खोल लिया।
ये होटल भी दरअसल जराइम पेशा लोगों का अड्डा बन गया था। साईं को मनशियात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जहां चरस भी बिकती थी और हेरोइन भी। सामने दाता दरबार की वजह से होटल का रिहायशी हिस्सा भी भरा रहता था। यहाँ ज्यादातर निचले तबके के वो लोग रहते थे जो दूसरे शहरों से दाता दरबार में हाजिरी देने के लिए आते थे। दरबार करीब होने की वजह से अक्सर लोग यहाँ ठहरते थे। कई साल पहले मैं और जीरा ब्लेड अक्सर इस होटल में बैठा करते थे। आज भी इस होटल में कोई तब्दीली नहीं आई थी। दरवाजे के सामने कुशादा ड्योढ़ी थी जिससे आगे काउंटर बना हुआ था। गद्दी पर साईं चौकड़ी मारे बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर धोती और शलोका था जिसके बटन खुले हुए थे और सफेद बालों से भरा हुआ सीना बरहना हो रहा था। उसके साथ दूसरी तरफ पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर बैठा चाय की चुस्कियां लेते हुए साईं से बातें कर रहा था। किसी पुलिस वाले का यहाँ मौजूद होना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। साईं ने हर किस्म के लोगों से अलग सलैक रखी हुई थी और मजे की बात तो ये थी कि पुलिस वालों की मौजूदगी में भी यहाँ चरस और हेरोइन चलती रहती थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सब इंस्पेक्टर ने सरसरी नजरों से मेरी तरफ देखा। साईं ने भी मुझे देखा। जाहिर है मैं कई साल बाद आया था, हुलिया बदला हुआ था और वो मुझे पहचान नहीं सका था। उस वक्त 11 बजने में 10 मिनट थे। मैं कोने की एक मेज पर जाकर बैठ गया। मैले कुचैले लिबास में मलबूस वेटर ने बगैर पूछे मेरे सामने चाय का कप रख दिया। मैं चाय की हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। साईं के पास बैठा हुआ वो सब इंस्पेक्टर जा चुका था और फिर ठीक 11 बजे जीरा ब्लेड होटल में दाखिल हुआ। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, कंधे पर पटका रखा हुआ था और पैरों में खुस्सा था। उसे इस हुलिये में देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो समनाबाद में मूनलाइट जैसे रेस्टोरेंट का मालिक है। उसने काउंटर के करीब रुककर इधर उधर देखा और फिर मेजों के दरमियान घूमता हुआ मेरी तरफ आ गया। उसके बैठने के बाद भी वेटर ने पूछे बगैर चाय लाकर रख दी। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। कहा, क्या रहा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजीनामा। मैं तो उन लोगों के खिलाफ FIR कटवाने पर बजिद था, मगर तुमने पहले ही कह दिया था कि राजीनामा कर लूं, और फिर कुछ लोग भी बीच में पड़ गए थे। मैंने कहा, अच्छा हुआ, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता, तुम्हारी भी खींचातानी होती रहती। उसने मेरी तरफ देखा, बोला, हाँ अब क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, रंगों वाली बात मुझे रजिया ने भी बताई थी और फिर तुमने उसकी तस्दीक भी कर दी। अब मालूम करना है कि उनकी खेप कब जाएगी। ये पता चल जाए तो शाजी को ऐसी चोट लगाऊंगा कि वो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। जीरे ने कहा, मुझे एक और आदमी पीछे लगाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई ऐसा आदमी है नजरों में? जीरे ने कहा, नसरू, उसे तलाश करना पड़ेगा, वो बहुत दिनों से कहीं नजर नहीं आया। मैंने कहा, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? जीरा बोला, हाँ वो भरोसे का आदमी है, मैं 1-2 दिन में उसे तलाश कर लूंगा। हम तकरीबन आधा घंटा वहां बैठे बातें करते रहे, फिर बाहर आ गए। जीरा ब्लेड तो एक रिक्शे पर बैठ कर रवाना हो गया और मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गया और गलियों ही गलियों में चलता हुआ अपने घर के करीब आ गया। उस वक्त 12 बज रहे थे। बेल बजाने के 1 मिनट के बाद नरगिस ने दरवाजा खोला। कमरे में आकर मैंने उसकी तरफ देखा तो चौंक गया। नरगिस के चेहरे पर और आंखों में वहशत सी भरी हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम इस कदर सहमी हुई क्यों हो? नरगिस बोली, ये चौधरी अमीन जिसे तुम बड़ा शरीफ समझते थे वो तो हरामजादा निकला, अभी थोड़ी देर पहले ही गया है। मैंने कहा, कोई मतलब की बात हुई या नहीं? नरगिस बोली, वो मॉडल टाउन वाली कोठी के बारे में पूछ रहा था कि वो किसके नाम है और तुम उसे क्यों बेचना चाहते हो। मैंने उसे कह दिया कि मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती, जो भी बात करनी है तुमसे करें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि उससे काम लिया जा सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। नरगिस बोली, बहुत चालाक है वो, बहुत सोच समझ कर बात करनी होगी। मैंने कहा, एक मर्तबा वो काबू में आ जाए उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। मैं बेड पर बैठ गया और नरगिस को जीरे से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताने लगा। मैंने कहा, ये दोनों काम बैक वक्त हो जाएं तो अच्छा है, ये काम होते ही हम लाहौर छोड़ देंगे। नरगिस ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। बोली, कहाँ जाओगे? मैंने कहा, कराची। कराची में इंसानों का एक जंगल आबाद है, वहाँ किसी को तलाश करना आसान नहीं, हम इत्मीनान से बाकी जिंदगी गुजार सकते हैं। नरगिस की आंखों में चमक सी उभर आई। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही और मैंने आंखें बंद कर ली। 1 हफ्ता गुजर गया। मैं चौधरी अमीन को घर आने का मौका देता रहा। नरगिस बड़ी होशियारी से अपना काम कर रही थी। उसने चौधरी को पूरी तरह अपने जाल में जकड़ लिया था और मेरा ख्याल था कि अब अगर उसे कोई काम कहा जाए तो वो इनकार नहीं करेगा। उस रात में 10 बजे के करीब घर से निकला और 11 बजे वापस आया तो गली के दूसरी तरफ चौधरी अमीन की गाड़ी देखकर मैं मुस्कुरा दिया। दरवाजा 2 मरतबा बेल बजाने के बाद खुला। नरगिस ने निकलते ही कहा, वो नशे में धुत हो रहा है, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैंने कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। हॉल कमरे में दाखिल होकर मैंने बेडरूम में झांका। चौधरी अमीन बेड पर आड़ा तिरछा पड़ा था। मैंने दीवार में नस्ब अलमारी का दरवाजा खोलकर पोलराइड कैमरा निकाल लिया।
ये कैमरा भी 3 रोज पहले इसी मकसद के लिए खरीदा गया था। मैंने कैमरे में फिल्म लोड की, उसे अच्छी तरह चेक किया और कमरे से निकल आया। चौधरी अमीन अगरचे नशे में धुत था। मैंने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर कैमरा आंख से लगा लिया और बटन दबा दिया। तेज रोशनी के झमाके से चौधरी अमीन कुका, लेकिन फिर उसे होश नहीं रहा। मैं बेडरूम से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया, कैमरे से प्लेट निकाली और उसे आहिस्ता आहिस्ता हवा में हरकत देने लगा। सिर्फ 1 मिनट से कम वक्फे में फोटोग्राफिक पेपर पर तस्वीर का अक्स उभरने लगा। हल्की सी आहट पर मैंने पीछे मुड़कर देखा। नरगिस दरवाजे में दाखिल हो रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए तस्वीर उसके सामने कर दी। वो तस्वीर देखते हुए उछल पड़ी। नरगिस बोली, हो सकता है चौधरी ये काम करने से इनकार कर दे और हमारी बात मानने की बजाय पुलिस में हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। मैंने कहा, न तो वो हमारी बात मानने से इनकार करेगा और न ही हमारे खिलाफ पुलिस के पास जाएगा। तुम चाहो तो इस तस्वीर से चौधरी की जायदाद भी नीलाम करवा सकती हो। वैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो इनकार नहीं करेगा। इसमें उसका अपना लाखों का फायदा है। मैंने कहा, बेडरूम से शराब की बोतल और ग्लास वगैरह लाकर यहाँ सेंटर टेबल पर रख दो, मैं उसे उठाकर बाहर लाता हूँ। नरगिस ने कहा, क्या करोगे उसका? मैंने कहा, उसे यहाँ सोफे पर डाल देते हैं, सुबह होश में आएगा तो देखा जाएगा। रात का बकिया हिस्सा हमने जाग कर ही गुजारा। नरगिस बार बार इस खदशे का इजहार कर रही थी कि अगर चौधरी अमीन ने उसकी बात मानने की बजाय पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी तो क्या होगा। मैंने कहा, अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो ये हमारे खिलाफ पहली रिपोर्ट तो नहीं होगी। इस लाइन में डर और खौफ जैसी चीजें कोई मानी नहीं रखती। ऐसी बातों को जहन से निकाल दो और इस बात का यकीन कर लो कि चौधरी अमीन ना तो हमारे खिलाफ पुलिस के पास जाएगा और न ही वो हमारी बात मानने से इनकार करेगा। हम रात भर सरगोशियों में बातें करते रहे। सुबह 6 बजे के करीब हॉल कमरे की तरफ से आहट सुनकर हम दोनों ही चौंक गए। मैंने नरगिस को इशारा किया, वो उठकर हॉल कमरे में चली गई। चौधरी अमीन होश में आ गया था और गालिबन खासा बदहवास हो रहा था और नरगिस उसे सरगोशियों में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। 6:30 बजे के करीब चौधरी अमीन चला गया तो नरगिस बाहर के दरवाजे बंद करके कमरे में आ गई। बोली, चला गया, बहुत डरा हुआ था, बार बार मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे शौहर ने कुछ कहा तो नहीं। उसे यह भी खौफ था कि रात भर घर से गायब रहने पर बीवी भी उससे बास पुर्स करेगी। मैंने कहा, आज का दिन उसे परेशानी रहेगी, उसके बाद वो भूल जाएगा। खैर, अब मैं सो रहा हूँ।